दोस्तों, मैं प्रदीप भंडारी इस शो में अपना सवाल नहीं पूछता, जी न्यूज अपना सवाल नहीं पूछता, आपका सवाल पूछता है। और अगर आपको हमसे कोई भी सवाल पूछने तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप पूछ सकते हो। इन सब सवालों का जवाब मैं पूरे फैक्ट्स के आधार पर दूंगा। दोस्तों, जब से सीए का कानून आया है, कुछ नेता ऐसे बौखला गए हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, कोई कह रहा है कि इससे घुसपैठिए बढ़ जाएंगे। एक डर सा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इनको सुनकर आपके मन में सवाल होगा कि भाई क्या शरणार्थी और घुसपैठियों में कोई फर्क नहीं है? दोस्तों, मैं आज आपको शरणार्थी की डेफिनेशन बताना चाहता हूं, रेफ्यूजी की डेफिनेशन बताना चाहता हूं। 1951 के रेफ्यूजी कन्वेंशन के हिसाब से शरणार्थी वो होता है जो किसी भी देश में धर्म, जाति, रंग या विचारधारा की वजह से प्रताड़ित होता है। और घुसपैठिया वो होता है जो बिना किसी हक के, बिना किसी दस्तावेज के और गैर कानूनी तरीके से किसी देश में जाकर छुप जाता है। मैं अचंभित हूं दोस्तों कि आज कुछ नेता भाई शरणार्थियों को और घुसपैठियों को एक कैसे बोल सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। हमारे देश के लोगों के अधिकार मांग के आप उनके लोगों को अधिकार दें। गृह मंत्री अमित शाह ने आज फिर कहा कि नागरिकता का नया कानून मोदी सरकार की गारंटी है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। गृह मंत्री ने बताया कि 1947 में पाकिस्तान में 23% हिंदू थे जो आज 3.7% रह गए हैं। इसी तरह 1951 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 22% थी। 2011 की जनगणना में वो 10% रह गई, जबकि 1992 में अफगानिस्तान में 2 लाख सिख और हिंदू थे, आज करीब 500 ही बचे। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर कहा कि सीएए कानून के तहत घुसपैठिए आएंगे और यहाँ के लोगों का हक मारा जाएगा। अब आप ये कानून लाके उनको लीगल बना रहे हो, अब उनका डर खत्म हो जाएगा। पूरे तीनों देशों के अंदर अब मैसेज ये है कि भारत सरकार अब जो है इन तीनों देशों के घुसपैठियों को लीगल करने जा रही है। हमारे देश के लोगों के अधिकार मार के आप उनके लोगों को अधिकार दे रहे हो। सीएए पर विपक्ष और सरकार आमने सामने है, मगर सबसे ज्यादा बवाल दिल्ली के सीएम के बयान पर मचा है। इसीलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों ने केजरीवाल के खिलाफ उनके घर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। कुछ नहीं पता है, हमको नागरिकता चाहिए बस, हम कुछ नहीं जानते। केजरीवाल का बयान केजरीवाल वापस लो, बस हम ये जानते हैं, बस केजरीवाल हमारा बयान वापस लो। जो आज मोदी जी ने बोला कि इन लोगों को नेशनलिटी दे दो, जो ये अपना कुछ काम कर सके, इनका वोट बन सके, इनको आधार कार्ड मिले, तो ये केजरीवाल जी उसमें क्यों टांग अड़ा के कह रहे हैं कि जी इनको नहीं देना है? क्यों नहीं देना है जब मुसलमान लोग यहाँ आ रहे हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है, हम सरदार लोगों को हक नहीं है? आपका सवाल ये है कि शरणार्थियों को घुसपैठिया क्यों कहा जा रहा है? हर जवाब मिलेगा, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, मैं वापस से सवाल पूछ रहा हूं कि शरणार्थियों को घुसपैठिया क्यों कहा जा रहा है? ये मेरा सवाल नहीं है, आपका सवाल है, व्यूअर्स का सवाल है। इस तरीके के सवाल आप पूछ सकते हैं। नीचे जी न्यूज के व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवाल आप पूछिएगा कि शरणार्थियों को घुसपैठिया क्यों कहा जा रहा है। व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, उन्हीं सवालों को मैं शो पे उठाऊंगा। तो दोस्तों, आपको आज मैं 2 लोगों की कहानी बताता हूं। गंगा में एक पाकिस्तानी हिंदू जिसकी जमीन छीन ली गई थी पाकिस्तान में, जिनके सामने हिंदू लड़कियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और वो अपनी जान बचाकर आज हिंदुस्तान के अंदर आए। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं जफर आलम की, जो एक रोहिंग्या है जिसको एनआईए ने पिछले साल मणिपुर के क्वाटा ब्लास्ट केस के सिलसिले में पकड़ा था।
क्या आज विपक्ष के नेता, भले वो ममता बनर्जी हो गई, अरविंद केजरीवाल, असदुद्दीन ओवैसी हो गए, वो कह रहे हैं कि भाई गंगाराम जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित था और हिंदुस्तान में शरण लेने आया, और जफर आलम जो एक टेरर केस के अंदर एक्यूज्ड है, उनमें कोई फर्क नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं। एक तरह से दरवाजा जो खोल रहे हो, इनको जो लीगल बना रहे हो, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है और इतनी भारी संख्या में इसके बाद घुसपैठिए आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज जो 2014 के पहले भी आए थे, हमारे देश के अंदर उनके अधिकार नहीं है। आप उनको नागरिकता देके अब सरकारी नौकरियों दी जाएंगी उनको। पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों को हमारे देश के अंदर अब सरकारी नौकरियां दोगे आप, उनको उनके राशन कार्ड बनाएंगे हम लोग। आज दिल्ली के अंदर 72 लाख लोगों के राशन कार्ड हैं, वो कम पड़ते हैं। हम बार बार केंद्र सरकार को लिखते हैं, भाई हमारे दिल्ली के अंदर गरीब ज्यादा है, राशन कार्ड बढ़ाने की इजाजत दो। उनके राशन कार्ड बढ़ाने की इजाजत नहीं देते और पाकिस्तान से लाके उनके राशन कार्ड बनाओगे आप, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों का। ये तो सही नहीं है। हमारे देश के लोगों के अधिकार मार के आप उनके लोगों को अधिकार दे रहे हो। I am not satisfied. There is no clarity, and it is dangerous because it is draconian, because it is related to NRC, political gimmick, nothing else. That's why we are not supporting CAG or NRC. We don't want any detention camp. दोस्तों आपने देखा कि आप भी कैसे अचंभित हो गए कि भाई एक शरणार्थी को घुसपैठिए के साथ में रिलेट करने की कोशिश की जा रही है। मैं दोस्तों इन शरणार्थियों की स्थिति क्या है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं और आपको समझ में आएगा कि अगर आप यहां देखेंगे कि इन शरणार्थियों की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। पाकिस्तान में 1947 में 23% हिंदू आबादी थी, वो 2024 में घट के सिर्फ 3.7% रह गई। दोस्तों अगर मैं आगे और बढ़ाना चाहूंगा और आपको कहूंगा कि इस वक्त अगर हम आगे बढ़ेंगे और अफगानिस्तान और बांग्लादेश की मैं अगर बात करना चाहूंगा तो यहां पे भी अगर आप देखेंगे कि 1951 में बांग्लादेश में हिंदू आबादी 22% थी और ये 22% घट के 2011 में 10% रह गई। और अगर मैं आगे आपको बताना चाहूंगा अफगानिस्तान के अंदर दोस्तों, तो अफगानिस्तान के अंदर भी 2 लाख जो है 1992 में हिंदू आबादी और ये 2011 में कम सिर्फ और सिर्फ 500 हो गई दोस्तों, ओनली 500। दैट इज द सिचुएशन आज की तारीख के अंदर। तो भले अब मैं बात करूं कि ये रोहिंग्या की जो बात की जा रही है कि एक बार आपने देखा कि इनकी स्थिति कितनी खराब है, कितनी कमजोर है। वहीं अगर हम और आगे बढ़ना चाहेंगे कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी दोस्तों ये खुल के कहा है कि घुसपैठियों को शरणार्थी इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि विपक्ष के नेता वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सुनिए। तो अगर आप देखें कि इस वक्त जो है कि शरणार्थी की बात हमने कर ली, पर रोहिंग्या जो है वो कहां है इस वक्त। रोहिंग्या की अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर, पंजाब और 12 राज्य ऐसे, हरियाणा, दिल्ली, और अगर हम आगे मूव करेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और इसके साथ में पश्चिम बंगाल, असम, और अगर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा तमिलनाडु, तेलंगाना, मतलब काफी राज्य है, कर्नाटक, केरला, तो 12 राज्य है जहां पे जो रोहिंग्या है वो इलीगली इस वक्त पाए गए दोस्तों। तो ये आपने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा है, ये बहुत बड़ी बात है जो ये काफी इलीगली जो रोहिंग्या है वो इस वक्त पाए गए हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि किस तरीके से जो स्थिति जो है वो स्थिति काफी गंभीर है क्योंकि इनके पीछे टेरर कनेक्शन भी मौजूद है दोस्तों। भारत सरकार ने रोहिंग्या के टेरर कनेक्शन के संबंध में 2 बार कोर्ट में ऑफिशियली बोला है कि रोहिंग्या घुसपैठियों का नाता पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन से है। सितंबर 2019 में सरकार ने रोहिंग्या को सिक्योरिटी थ्रेट बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल की थी। जून 2022 में फिर से भारत सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को कहा था कि रोहिंग्या का सीधा लिंक पाकिस्तान तक जाता है। इतना ही नहीं, अगस्त 2017 में म्यांमार के रखिए जिले में रोहिंग्या के एक आतंकवादी संगठन ने 99 हिंदुओं का नरसंहार किया था दोस्तों। जुलाई 2013 के बोधगया ब्लास्ट में भी रोहिंग्या कनेक्शन सामने आया था। अक्टूबर 2014 में बर्दवान के केस में भी रोहिंग्या खालिद मोहम्मद को एनआईए ने अरेस्ट किया था और 2012 के आजाद मैदान के दंगों को
हम कैसे भूल सकते हैं दोस्तों, जो म्यांमार के रोहिंग्या समर्थन का कनेक्शन उसमें सामने आया था। अब आपको लगता होगा कि ये सिर्फ मैं कह रहा हूं दोस्तों, मैं नहीं, इनफैक्ट ममता बनर्जी जी ने खुद इस बात का जिक्र 2005 में अपने पार्लियामेंट के वक्तव्य में कहा था, जब सोमनाथ चैटर्जी जो थे वो स्पीकर थे। ममता बनर्जी 4 अगस्त 2005 को इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट उस वक्त हो गई कि उन्होंने कहा कि भाई बांग्लादेशी और हिंदुस्तानी में बंगाल में फर्क ही नहीं हो पा रहा है, और उनने फ्रस्ट्रेशन में सोमनाथ चैटर्जी के ऊपर जो है वो जाकर वो फाइल को फेंक दिया। देखिए, जब इस स्वरूप इलाज 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 और जो 2005 में जिस आपने इस वक्त ममता बनर्जी जी को देखा कि किस तरीके से वो इस चिंता को व्यक्त कर रही थी, उसी चिंता को अब होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज एक इंटरव्यू में व्यक्त किया और कहा है कि घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को जो है वो शरणार्थियों के समान नहीं कहा जाता। सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वक्त ये बात तो कंप्लीटली क्लियर हो चुकी है कि जितना भी इस वक्त विरोध हो रहा है वो विरोध सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल हो रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है और तर्क सामने नहीं है। क्योंकि अगर तर्क आर्टिकल 14 का दिया जा रहा है दोस्तों, तो इस बात को समझना चाहिए कि जितने भी ये धार्मिक शरणार्थी हैं, इनमें धर्म के आधार पर इनसे जो है वो उत्पीड़न हो रहा है। तो इनको समानता आर्टिकल 14 के आधार पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अंदर जब ये गए थे तो इनको ये कंफर्मेशन मिली थी। इनफैक्ट पाकिस्तान के साथ नेहरू लियाकत पैक्ट साइन हुआ था कि माइनॉरिटीज की रक्षा पाकिस्तान करेगा। तो वो चॉइस के आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान नहीं गए थे। तो जो अखंड भारत की बात की जा रही है दोस्तों, ये तीनों राष्ट्रों को इसीलिए चुना गया है क्योंकि ये प्री पार्टीशन के अंदर पूरे के पूरे भारत के ही हिस्सा थे। तो आप एक बात तो समझ चुके हैं कि जितना भी विरोध है वो पॉलिटिकल है और शरणार्थी घुसपैठिया नहीं है। और इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जाहिर करी थी और उन्होंने ये कहा था कि किस तरीके से जो ऑलरेडी आ चुका है, कि क्या विपक्षी दल जो सीए का विरोध कर रहे हैं, क्या वो ऐसी स्थिति चाहते हैं कि जो पाकिस्तान से ऑलरेडी हिंदुस्तान में 2014 के पहले भले वो सिख हो गया, हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया, ईसाई हो गया, वो हिंदुस्तान के अंदर आ चुका है, उसको वापस से इन राष्ट्रों के अंदर भेज दिया जाए जिससे उसकी जान का खतरा हो। सुनिए प्रधानमंत्री की चिंता। बहन बेटियों की इज्जत असुरक्षित हो गई, जीवन जीना ही एक सवाल या निशान बन गया। अनेक संकटों से ये जीवन ही घिर गया। साथियों, स्वतंत्रता के बाद पूज्य महात्मा गांधी से लेकर तब के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का यही कहना था कि भारत को ऐसे लोगों को नागरिकता देनी चाहिए जिन पर उनके धर्म की वजह से पाकिस्तान में अत्याचार किया जा रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए कि ऐसे शरणार्थियों को
हमने मरने के लिए वापस भेजना चाहिए क्या? भेजना चाहिए क्या? क्या हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? उनको हमें बराबरी में हमारा नागरिक बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अगर वो कानून के साथ, बंधनों के साथ रहता है, सुख चैन की जिंदगी जीता है, तो हमें संतोष होगा कि नहीं होगा? तो दोस्तों, आज आपके सवाल में एक बात तो आपने निश्चित रूप से समझ ली कि घुसपैठिया और शरणार्थी एक नहीं है। जो सीए कानून है, वो सीए कानून कोई घुसपैठियों के लिए नहीं बल्कि शरणार्थियों के लिए है। और इसी तरीके से अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो आप जी न्यूज को, जी न्यूज के व्हाट्सएप नंबर पर लिख सकते हैं। शरणार्थी वो होता है जो मजबूर होता है, घुसपैठिया वो होता है जो किसी राष्ट्र के अंदर आता है अवैध तरीके से। जो सीए के तहत जिनको शरण दी जा रही है वो कोई अवैध तरीके से नहीं आए, बेबस होकर, लाचार होकर अपनी जान को प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदुस्तान की शरण में आए हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे हैं वो ये है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है कि चुनावी बॉन्ड का डाटा चुनाव आयोग कल अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जितने भी चुनावी बॉन्ड का डेटा था वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था और अब इलेक्शन कमीशन जो है उसको 15 मार्च को अपलोड करेगा, जिससे पारदर्शिता के पक्ष में है चुनाव आयोग। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे हैं। हम आपके सवाल में तुरंत लौटने वाले हैं क्योंकि मेरे साथ से हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कंटेस्टेंट जो है वो जुड़ने वाली है और उनका बड़ा दाव है कि हैदराबाद में क्या 6 लाख घुसपैठियों को छुपाया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है उनके माथे पर बहुत बड़ी चोट लगी है। वो कोलकाता के अंदर SSKM अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर है। चोट सर पर बहुत गहरी चोट आई है और अभी उनका इलाज चल रहा है, वो अस्पताल में भर्ती है। इस वक्त टीएमसी ने इसको ट्वीट करके जानकारी दी है। ममता बनर्जी, हम विश करते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो जल्द से जल्द उनकी रिकवरी जो है वो स्पीडी रिकवरी हो। पर इस वक्त सौमित जुड़ रहे हैं। सौमित, किस तरीके से ममता बनर्जी को चोट लगी, क्या कैंपेन करते वक्त वो गिरी, क्या हुआ एग्जैक्टली सौमित? देखिए, अभी तक जो अनऑफिशियल सोर्सेज से हमें पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक गरियाहाट में, कोलकाता में ही उनका एक कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था। वहां से लौट के घर पे जब पहुंची, कालीघाट के जहां पे ममता बनर्जी रहती है, अपने घर पे पहुंची, उसी वक्त अभिषेक बनर्जी जो उत्तरी बंगाल से चुनाव प्रचार करके वो ममता बनर्जी के साथ मिलने के लिए आए थे। और उसी समय जो सूत्रों से पता चल रहा है, अभिषेक बनर्जी के सामने ही असतर्कता के कारण ममता बनर्जी अपने रूम में ही, अपने बेडरूम में ही गिर गई। जब तक अभिषेक बनर्जी उनको पकड़ते तब तक वो नीचे गिर गई और उनके सिर पर चोट लगा और फोरहेड में चोट लगने से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। उसी ये समय पता चला सौमित की जब ये ममता बनर्जी जब गिरी तो क्या कंप्लीटली सर के बल गिरी, सामने गिरी कि पीछे गिरी? क्योंकि अगर आप कट देखेंगे तो बिल्कुल बीच माथे में कट जो है वो लगा हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या कुछ पॉइंटेड जो है, जब वो गिरी तो कुछ पॉइंटेड जो है मान लीजिए कुछ जमीन पे पड़ा हुआ हो जो उनके माथे के अंदर घुस गया है? जी, ऐसा ही जो अनऑफिशियल सोर्सेज से अभी तक पता चल रहा है कि शायद किसी फर्नीचर से उनका सर टकरा गया और जिस कारण से उनका फोरहेड पे उनका चोट लगा और तुरंत अभिषेक बनर्जी खुद उनको तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाया गया। उनको SSKM हॉस्पिटल के उर्बन वार्ड में उनका इस वक्त ट्रीटमेंट चल रहा है और एक मेडिकल बोर्ड तुरंत गठन किया जा रहा है। लेकिन ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो रही थी तो ब्लीडिंग बंद करने का पहले कोशिश किया जा रहा है और उसके बाद तुरंत उनके क्योंकि ममता बनर्जी ट्रीटमेंट के अंदर ही थी, बहुत सारे पैरामीटर्स उनके सही नहीं चल रहे थे, तो क्या कुछ हो सकता है इस पर डॉक्टर जांच शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल सौमित, हम उम्मीद करते हैं कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो और उनकी चोट जो है जल्द से जल्द ठीक हो। दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हैदराबाद की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कंटेस्टेंट ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। मेरे साथ माधवी लता जी जुड़ रही है। ये असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जो है 2024 के मैदान में बीजेपी ने उनको उतारा है। माधवी लता जी मेरे साथ जी न्यूज पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप भाई।
माधवी लता जी, असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि अब सीए के कानून के बाद में अब तो कागज तक दिखाना पड़ेगा, और वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की नागरिकता जा सकती है, आगे चल के एनआरसी आएगा। आपको क्या लग रहा है, क्या असदुद्दीन ओवैसी के ये बयान के पीछे तथ्य है कि या वो मुस्लिम वोट को एकजुट करना चाह रहे हैं? क्या समझ पा रही है माधवी लता जी? भाई, आप जो पहली बात बताए कि क्या मुसलमानों को भड़काया नहीं जा रहा है, हाँ, यहाँ के असदुद्दीन जो एएमआईएम के पार्टी के हैं वो बराबर मुसलमानों को भड़काने के ही काम पे लगे हुए हैं। ये 40 साल से बस यही काम करते आ रहे हैं। वो कुछ भी होने दीजिए, क्योंकि उनका वजूद जो है एक रजाकार से है। 2011 में अगर आप YouTube में देख सकते हैं तो उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन जी ने कहा है कि हम रजाकार हैं, हम MIM के हैं और हम हिंदुस्तान के फिरंगों के सामने किया है। अगर आप हिंदुस्तान के फिरंगों के सामने किए, इसका मतलब क्या होता है कि आप हिंदुस्तान नहीं है खुद। शायद इसीलिए उनको बाहर के लोगों से ज्यादा मोहब्बत और प्यार है, इसलिए वो सीए एक अहमियत नहीं जानते हैं। अगर वो हिंदुस्तानी होते, अगर इस भारत देश के वासी होते, तब वो यहाँ के मुसलमानों के लिए ठहरते। मोदी भाई भारतीय है, इसलिए वो यहाँ के मुसलमानों के लिए ठहरना चाहते हैं। नहीं, पर माधवी लता जी, बात सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये कहा है कि भाई ये पाकिस्तानी है, ये कोई हिंदुस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी। और ये सब अगर इनको नागरिकता दे दी जाएगी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के हिसाब से ये चोर उचक्के हैं और ये लोग को नागरिकता देने से चोरी और बढ़ जाएगी। इस पे आप क्या कहेंगी? जी देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस ने उठाया हुआ INDIA से मिल जाते हैं तो बताइए तो सही, INDIA में कौन है? वहां कौन से इस देश के नागरिक रह चुके हैं अभी? वो भी तो विदेश से लोग ही यहाँ पे आके मिल गए हैं। इनका तो एक ही काम है प्रदीप जी की ये लोग वोट बैंक बनाए अपने लिए, जिसके लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। जो केजरीवाल जी कहते हैं हम आम आदमी पार्टी के हैं, झाड़ू पोछा करने वालों से हम प्यार मोहब्बत करते हैं, अगर ये इतना महंगी महल बना सकते हैं खुद के लिए जो किससे छुपा है, तो ये लोग कब एक आम इंसान के लिए बात करेंगे ये लोग? पर मैं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि भाई भारत सरकार पाकिस्तानियों के साथ खड़ी है, ये शरणार्थी नहीं है, पाकिस्तानी है, और भारत सरकार जो है इसमें पाकिस्तानियों को जो है वो तवज्जो दे रही है, उनको बैक कर रही है, और शरणार्थी वर्दार्थी कोई नहीं है। शरणार्थी यहाँ कौन है? वह मुसलमान जो इस्लामिक कंट्री से धक्कर बाहर करके निकाले गए हैं, या वो है हमारे शरणार्थी, या वो है हमारे अपने मुसलमान जो अपने देश में जन्म लेके बड़े हुए, या 2024 दिसंबर 31 के पहले से यहाँ है? क्या करें हम लोग उन मुसलमानों के लिए जो खुद के देश के नहीं हो सके, जो मेजॉरिटी इस्लामिक स्टेट के नहीं हो सके? बताइए तो सही, वहां से क्यों बाहर निकाल रहे हैं लोग? कुछ तो गलत किया होगा ना उन्होंने वहां पर। ऐसे लोग जब यहाँ पर आएंगे और हमारे मुसलमानों का रोजी रोटी छीन लेंगे या कोई गलत काम करेंगे, बताइए आज तक जो बंबई में बम फूटा, जो हैदराबाद में बम फूटा, जो पार्लियामेंट में हुआ, आप बताइए कहां से है ये लोग? क्यों आके जी रहे वो इस देश में? उनके हर इस प्रकार के वायलेंट एक्शंस जो कर रहे हैं ना, जो गलत काम कर रही है ना, उसका बोझ कौन सा मुसलमान उठा रहा है? अपना ही तो मुसलमान उठा रहे हैं ना। ये किसको पड़ा है? ये किसी को नहीं चाहिए। और सीएए के दौरान ये नहीं बताया गया है कि यहां का सिटीजन को किसी प्रकार से भिजाया जाएगा यहां से, वो है ही नहीं। एकमात्र इतना बताया गया है कि एक डॉक्यूमेंटेशन जो रहता है उसमें वो लोग आधार कार्ड जो है या के रेजिडेंस प्रूफ जो है वो बस उनको फाइल करना पड़ेगा, वो भी उन लोगों को जो लोग 2024 दिसंबर 31 के बाद आए हो। तो इस बात को गलत तरीके से क्यों बताया जा रहा है? मैं आपको एक मुद्दा बताती हूं। अब हमारे पास रोहिंग्या है जो हैदराबाद लोकसभा के हैं, मैं खुद के गढ़ के बारे में बात करती हूँ। ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इनको आधार कार्ड बना दिया गया है, इनको वोटर आईडी बना दिया गया है, इनको सारे उन मुस्लिम माइनॉरिटियों को जो हक मिलना चाहिए पहले इनको चले जा रहा है। क्यों बताइए?
क्योंकि यहाँ पे ये लोग वोट बैंक बन चुके हैं। तो यह सही है? आप कह रही हैं कि ये वोट बैंक है, तो किसने इनको फर्जी वोटर कार्ड बनवाए? आप किस पर आरोप लगा रही हैं? आप कह रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने जानबूझ के किया है, और इनका कितना नंबर है आपके हिसाब से? प्रदीप भाई, यहाँ पे 6 लाख बोगस वोट्स है। 6 लाख? यहाँ के ही एक कंटेस्टेंट जो असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस की तरफ से ठहरे थे, उनका नाम है फिरोज खान। आप जो भी इसको देख रहे हैं, आप फिरोज खान हैदराबाद के नाम से उनके वीडियोस देखिए। उन्होंने गला फाड़ फाड़ कर बता दिया कि AIMMI में या अकबरुद्दीन जी है या असदुद्दीन जी है, उनके यहाँ 6 लाख बोगस वोट्स है। तो बताइए, जो 6 लाख बोगस वोट्स कोई कैसे बना सकता है जब तक आप गलत वोट्स का आप पैदा नहीं करोगे यहाँ पर, जब तक आप रोहिंग्यों से का मदद नहीं लोगे आप। अरे क्या हमको पड़ा है मुसलमान के गलत वोट बनाने के लिए? हम खुद के तो नहीं बनाते हैं यहाँ पर, इसीलिए तो हम गलती से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और हारते जा रहे हैं। इसी वजह से हम हारते जाए। ये नहीं है कि उनका वहां पे कोई गढ़ है या उनको बहुत प्यार करने वाले हैं। आप एक बात का मुझे जवाब दीजिए, जो इंसान 6 लाख का गलत वोट्स बनाता है, उनको खुद के लोग प्यार नहीं कर रहे हैं, इसी डर के वजह से तो बना रहे हैं ना ये बोगस वोट्स। पूरा प्रूफ के साथ बाहर आया हुआ है। यहाँ का राष्ट्र मुख्यमंत्री तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ के GHM से उसके बारे में बात नहीं कर रहे। करे तो क्या करें हम लोग? मैं कह रहा हूं माधवी लता जी, इस वक्त जब से आपको टिकट मिला है, पूरा देश आपकी सीट की बात कर रहा है। मेरा तो हैदराबाद से बहुत पुराना रिश्ता है। मैं आपसे डायरेक्टली पूछना चाहता हूं, और आप मुझे बताइए कि क्या CAA का विरोध करने वाले, और बहुत डायरेक्ट पूछ रहा हूं और डायरेक्ट आपसे बोलूंगा, क्या वो एंटी हिंदू है माधवी लता जी? जो CAA का विरुद्ध कर रहे हैं वो एंटी भारतीय है, देश के विद्रोह है। वो हिंदू या हिंदुत्व का नहीं, वो देश के विद्रोह है, देश के खिलाफ है, और हर मुसलमान का खिलाफ है जो मुसलमान इस देश के हैं। ये मैं कहना चाहती हूं। माधवी लता जी, आप मेरे साथ में जुड़ी, जी न्यूज पे जुड़ी, और उम्मीद करता हूं आने वाले पूरे के पूरे इलेक्शन सीजन में भी आप हमारे साथ जुड़ती रहेंगी। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जी न्यूज पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, आपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा माधवी लता जी का, जो कह रही कि 6 लाख घुसपैठिए जो है हैदराबाद के अंदर है। पर आज आपके सवाल में आप एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि जिनको नागरिकता मिल रही है वो घुसपैठिए नहीं, धार्मिक शरणार्थी है। मेरे साथ में जी न्यूज पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपका इंतजार करूंगा।